वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 13 जनवरी है तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग बात करने वाले हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में। तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। नए शेड्यूल नए स्लाइड के साथ आप लोग को चीज़ें कवर की जा रही थी। लाइव क्लासेज लिया जा रहा था, किसी कारणवश में आज लाइव नहीं आ सका हूँ, तो रिकॉर्डेड चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज के टॉपिक में है ग्लोबल साउथ समिट है, विश्व के प्रथम डिजिटल पार्टी भाजपा बनी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सशक्त भारत विश्व के लिए खतरा नहीं है, आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा यह का बातें की गई है। साथ ही साथ पर्यावरण में सुधार के लिए विकासशील देशों को दे रहा है तकनीकी मदद भारत, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। विधायिका सर्वोच्च है, विधि बनाने का अधिकार उसे प्राप्त है, जो विवाद कल मैंने चर्चा किया था जिस टॉपिक पर विस्तृत, उसी के संदर्भ में बातें की जाएगी। आज घटिया खिलौनों पर 18 आपको 1000 रुपये की छापेमारी का अभियान चला गया है। केस स्टडी कार्य अतिभार और भ्रष्टाचार के संदर्भ में 2 केस स्टडी आपके पेपर में आज आया है, तो उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ स्वदेशी जहाज कमला देवी लॉन्च हुआ है, कल राष्ट्र को समर्पित किया गया है, उसके संदर्भ में बातें करेंगे हम लोग। चुनौतियों से जूझता लोकतंत्र, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मंदी में दुष्प्रभाव से दूर रहेगा भारत, तो इसके संदर्भ में क्या विमर्श किया गया है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। और ऑटो एक्सपो जो है 2023 वो क्या है, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब चीज़ें समझ रहे होंगे। और ये कीनोट्स पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, जिसमें आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन चीज़ों को कवर कराया जाता है। आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए युक्ति आईएएस का, गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर, दोनों जगह से आप लोग अवेलेबल कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अब कल से कराया जाएगा। जब मान लीजिए 14 की जो क्लासेज कल, हालांकि 14 को बंद रहेगा, 15 को जो क्लासेज होंगी तो 13 और 14 का न्यूज़ का जो आपको करंट होगा उसको कवर करेंगे। दो जो भी महत्वपूर्ण करंट होंगे, जितनी संख्या हो, 1 2 3 जितना भी हो सकता है, वो लिमिट नहीं है, 5 भी हो सकता है, पर आवश्यकता अनुसार देखेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नए सीरीज के साथ हम लोग जो 15 का जब मिलने वाले हैं, क्योंकि कल बंद रहेगा, क्योंकि कल आप लोग के लिए पर्व त्यौहार है। बिहार में स्पेशल दही चूड़ा मनाया जाता है, मकर संक्रांति, बहुत जगह पंजाब में बहुत से नाम, अलग अलग नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति, तो इस अवसर पर बंद रखा गया है। तो ये सब चीज़ों को कवर कल किया जाएगा। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसमें आप लोग को क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट किया जाएगा, नया एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। और टेस्ट डेली आपको रात के 10-15 के बाद स्टार्ट होता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें प्रश्नों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न किस स्तर के होते हैं, तो आप उस पर जरूर ज्वाइन करके दे सकते हैं। सभी लोगों के लिए फ्री यह रहेगा, ओपन है, ये ओपन है या फ्री दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐप पर बहुत से टेस्ट दिए जा रहे हैं, उसका वीडियो रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग चीज़ों को समझ सके, समझा सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी। आप लोग जैसे ही आते हैं युक्ति आईएएस पर, तो आपको यूपीएससी और पीसीएस स्टेट के रिलेटेड टेस्ट वीडियो सभी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है, और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे और इसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह यूपीएससी सीएससी बैच चल रहा है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी पीसीएस का बैच चल रहा है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 68-69 बीपीएससी का भी टारगेटेड बैच चल रहा है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर सीरीज, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी 2023 की बहुत से टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज के पेपर में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं कि संकट में दुनिया कहना मुश्किल, अस्थिरता कब होगी खत्म। यह बहुत मुश्किल बात है, जो प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, वो उनके द्वारा कहा गया है। और कल देखिए ग्लोबल साउथ समिट हुआ था, उसी की उद्घाटन समारोह में ये बातें की गई है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मैंने कल इसके बारे में भी चर्चा किया था, जहां तक आप लोगों को याद होगा, कल के न्यूज एनालिसिस में इसकी चर्चा की गई थी। तो बाकी चीजें तो सब सही है, पर हम लोग कुछ बातें इससे इतर कुछ बात करें। कुछ टर्मोलॉजी इसमें बार बार आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। क्या टर्मोलॉजी है कि देखिए यहाँ पर बात की गई है, हमारा वक्त आ रहा है, फिर भारत विश्व का नेतृत्व के लिए खड़ा है या इस प्रकार से तैयार है। देखिए यहाँ ग्लोबल साउथ समिट क्या होता है, इस संदर्भ में ग्लोबल साउथ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्थ साउथ क्या पोल है, नॉर्थ और साउथ क्या है, साथ ही साथ आपको साउथ साउथ कॉन्सेप्ट क्या है। ये सब बहुत से कॉन्सेप्ट यहाँ से उभर के सामने आएंगे, जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। विकासशील देश कौन है, प्रथम द्वितीय तृतीय देश क्या होता है, इसके क्या आयाम है, सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। बाकी चीजें सभी चीजें हैं। देखिए इस बैठक में कल भी हम लोग बात किए थे ग्लोबल साउथ समिट में, उद्घाटन में
आपको सत्र को संबोधित किए प्रधानमंत्री के द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इसका नाम रखा गया है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, 2023। या तो साउथ समिट इसके याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया। ये आपके यूपीएससी पेपर 2 में आएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, या बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, तो अपने स्टेट वाले जीएस पार्ट में से आप लोग इसे कर सकते हैं। आईआर के पार्ट में आपको कवर होगा, तो आप इसे जरूर देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग बहुत से बातें करेंगे, जिसमें देखिए आपको यहाँ बातें की गई है क्या कि ग्लोबल साउथ में देखिए यहाँ पर बातें की गई है कि कम विकसित और विकासशील देश के साथ भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इसकी बातें इस मंच से निकल कर आया। तीन चौथाई जो है मानवता इन देशों में निवास करते हैं, जो भी इस ग्लोबल साउथ कॉन्सेप्ट में देश जो आते हैं उसमें। साथ ही साथ यहाँ पर 8 दशक पुराना निवास करती है। आपको यहाँ पर ग्लोबल गवर्नेंस की व्यवस्था में बदलाव आने लगे हैं, और हमें नए बदलाव के लिए अपने हिसाब से आधार देने की कोशिश करता है। अर्थात नए बदलते स्वरूप में, वैश्विक स्वरूप में हमारे क्या होने चाहिए? नए आयाम, नए नवाचार और नए आपको नीतियां होनी चाहिए। ऐसी बात इनके द्वारा यहां से निकल कर आ रहा है, तो इसे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 सूत्री एजेंडा तय पर काम करने की बात की गई है। इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर बात करने के लिए वैश्विक जो एजेंडा तय किया गया है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है ना, सभी देश क्या करें? संप्रभुता का आदर करें। सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय संप्रभुता का आदर करें। जो भी देश है, ठीक ना, जो भी देश है वो क्या करेंगे? क्षेत्रीय संप्रभुता का आदर करेंगे एक दूसरे का। उसके बाद विवादों का न्याय संगत, विवादों का क्या करना है? न्याय संगत, जो भी विधि कानून है उसके तहत आपको निकालना, समाधान निकालना होगा। तो ये दूसरी बातें की गई। तीसरी बातें की गई कि वैश्विक संस्थानों में बदलाव करना, वैश्विक संस्थानों में बदलाव करना, जैसे यूएन के संस्था हो या अन्य भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, बहुत से क्षेत्रीय संगठन जहां पर क्या करना है? वर्तमान संदर्भ में बदलाव की बात करेगी, ताकि इन संस्थाओं को क्या करें? उसकी प्रासंगिकता बनाई जा सके। ये बातें यहां से की गई है। साथ ही साथ एक आवाज भी बात यहां की गई है कि प्राथमिकताओं का आधार लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये बातें निकल के यहाँ से इस सबमिट से आई है। इन सभी बातों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में आपको यहाँ से बातें होंगी जो यहाँ से उभर कर आएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे कि जो भी इस सबमिट, ग्लोबल जो साउथ सबमिट हो रहा है, उसमें बहुत से टर्मिनोलॉजी की बात करें, द ग्लोबल साउथ की बात करें, नॉर्थ साउथ डिवाइड द इन वर्ल्ड क्या है, ये सब बातें हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो 1980 के दशक में ब्रांट लाइन एक विचारक थे, जिन्होंने यह देखने के तरीके के रूप में विकसित किया है। ब्रांट लाइन के संदर्भ में बातें की जा रही है, जहां पर कैसे दुनिया भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत अमीर और गरीब देशों में विभाजित हो गया है। इस कॉन्सेप्ट के तहत ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड डेवलप हो गया है, कि जिसे नॉर्थ साउथ देखिए, यहाँ पर एक रेखा आप देखिएगा यहाँ से, ठीक ना, एक रेखा देखिएगा, ये रेखा जहां जहां जा रहा है लेकिन मैं वहां देखिएगा, ये पूरा देश को क्या माना जाता है? गरीब राष्ट्र के रूप में। जो 1980 की बात हो रही है, वर्तमान में मत समझिएगा, 1980 के दशक की बात हो रही है। इसमें जितने भी देश थे क्या थे? सभी गरीब राष्ट्र थे ना, या तो विकासशील के दौर पर थे, या अभी चीजों को अपने विकसित होने के राह पर थे। सभी देश देख रहे होंगे, अभी भी वर्तमान में यही मकसद सभी लोग जुड़े हुए हैं कि हाँ, हम बेहतर करेंगे। हालांकि कुछ कंट्रियां बेहतर प्रदर्शन की 1980 के बाद, उनका वैश्वीकरण हुआ। तो इसके संदर्भ में देखिए, और ये सब जो आपको पूरा डीप ब्लू नजर आ रहा है, स्काई ब्लू जो है, ये आपको क्या है? ये विकसित देश के श्रेणियों में आते हैं। देख रहे हो जितने देश यहाँ पर देख रहे हैं, सभी विकसित देशों की श्रेणी। यही दो अवधारणा के तहत क्या किया गया? नॉर्थ साउथ डिवाइड द वर्ल्ड डेवलप किया गया है। जब यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर विश्व को 2 स्तरों, 2 विचारधाराओं के रूप में बांटने का प्रयास किया गया, या उसको अलग करने का प्रयास। जहाँ पर एक राष्ट्र पूर्णतः अमीर है और एक राष्ट्र पूर्णतः गरीब के श्रेणी में आता था। ये गरीब और अपेक्षाकृत अमीर के संदर्भ में ये डिवाइडेड किया गया था। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास है। 2-3 प्रश्न आप लोग बताइएगा यहाँ से। पहला प्रश्न एक बताइएगा, एक क्वेश्चन, कि वैश्विक रूप से उदारीकरण कब अपनाया गया?
वैश्वीकरण से वैश्विक तौर पर उदारीकरण का कॉन्सेप्ट कब अपनाया गया? दूसरा क्वेश्चन इसमें, किस व्यक्ति के द्वारा, किस राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा यह ग्लोबल कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में ग्लोबल आपको वैश्वीकरण कब किया गया भारत की अर्थव्यवस्था को? इसके महत्वपूर्ण आयाम क्या क्या थे? इसका शॉर्ट नोट आप लोग लिख के ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जानते हैं आपको ग्रुप में शेयर कहाँ करना है, आप शेयर कर सकते हैं, आप UPI के कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, वहां पर शेयर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड मॉडल क्या है, इसे याद रखिएगा। इसको मॉडल के रूप में हम लोग देखिए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़कर अमीर देश लगभग सभी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए 2 देश अगर छोड़ दिया जाए तो सभी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ से गुजरती है ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो सभी देश क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। देख रहे हैं, अमीर देश है ना। यहाँ पर अधिकतर गरीब देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। जितने भी देख रहे हैं यहाँ, यह उष्णकटिबंधीय है क्षेत्र है ना, ये 0 के आसपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो जितने भी गरीब देश है आपको क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है या तो दक्षिणी गोलार्ध में है। देख रहे हैं आप सारे देश। तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, यहाँ पर आप इस रेखा को याद रखिएगा, 0 डिग्री उष्णकटिबंधीय, 23 डिग्री जो है ना, 23 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री आपको दक्षिण और 0 डिग्री याद रखिएगा। इसी रेखा के बीच जो देश आने वाले हैं वो गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में आते। इस मॉडल के तहत माना जाता है, ब्रांट लाइन को यह दिखाने के संदर्भ में बातें की गई थी। अब ग्लोबल नॉर्थ याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार देखने को मिलेगा या कहीं यूज कीजिएगा। यह क्या होता है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को शिथिल रूप से संदर्भित करता है, या यह बोला जाता है इन राष्ट्रों के संदर्भ में कि यह वैश्विक संदर्भ में हमेशा शिथिलता दिखता है कि हाँ, बंटवारों के संदर्भ में जब भी बात की जाएगी ना, ये एक तरफ होते हुए नजर आएंगे। आपको कितना भी संबंध हो, भारत के साथ कितना भी संबंध बेहतर क्यों नहीं हो रूस का, या तो और भी देश के साथ रूस का संबंध क्यों न हो, अमेरिका का क्यों नहीं हो पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर, या भारत के साथ क्यों नहीं बेहतर संबंध हो, जब भी इस कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी वहां पर इन सभी देशों के द्वारा शिथिलता के रूप में देखी जाएगी और एक लॉबी क्रिएट किया जाएगा। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता था कि वैश्विक तौर पर भारत लॉबी में कमजोर है, कहीं ना कहीं अब उस पर काम हो रहा है। लॉबी जो बातें की जाती है कि अगर भारत का कोई मुद्दा है तो पूरा विश्व एक साथ उस पर, उसके संदर्भ, जैसे मान लीजिए आप नाटो का ले लीजिए, नाटो एक संगठन है, नाटो के किसी देश पर क्या कहते हैं, हमला कर देना, उसको वैचारिक रूप से या युद्ध के किसी भी रूप में, पूरा नाटो सदस्य उसके साथ हो जाता है ना, तो इसको लॉबी कहा जाता है। अब वो सही है गलत है उसका आधार अलग हो सकता है, पर उसको सपोर्ट करेगा, है ना। ऐसा भारत के साथ अभी ऐसा कोई देश नहीं है, इसलिए लॉबी क्रिएट बहुत करना जरूरी है। और ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल जो नॉर्थ है साउथ कॉन्सेप्ट यही है। अब एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश इसमें शामिल है, या 1980 के बाद क्या हुआ, ये एक साथ मिलने का प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ अलग समस्याएं हैं। एशिया में 2 देश है, आपको चीन है, भारत है, दोनों के मत विभेद होते हैं इस मामले में कि हम इन सभी साउथ का नेतृत्व करेंगे। भारत बोलता है, चाइना बोलता है हम करेंगे। और इसका जो आप देख रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो आपको बेल्ट बना रहा है जोड़ने का, 1 बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना रहा है ना चाइना, इसके पीछे मकसद यही था कि सभी राष्ट्रों को इतना मुहैया करा देना अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सुविधाएं कि उसके प्रति है ना, उसके प्रति उसका झुकाव हो जाए। बहुत से राष्ट्रों का झुकाव हुआ भी, तो आप अबोर क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट क्या, सीपेक क्या है, आपको सभी पर मैंने पहले चर्चा किया, सभी को आज जोड़ के एक साथ में आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सके। क्लियर हो गया। यहाँ पर जितना भी कर्ज देता है चीन, समझ लीजिए इन देशों को जितना भी कर्ज दे रहा है, श्रीलंका या छोटे छोटे देश है, इसके पीछे यही है कि हम एशिया में इस कॉन्सेप्ट के तहत, साउथ कॉन्सेप्ट के तहत हम एक प्रभुत्व जमा सके। जैसे अमेरिका है ना साउथ में, सॉरी नॉर्थ में, वैसे ही अमेरिका जैसे है वैसे ही चाहता है चाइना कि हम इन क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाएं, और यह कर भी रहा है। उसमें भारत एक काउंटर देश के रूप में आता है, भारत भी अपना प्रयास कर रहा है। तो भारत देखते होंगे 1980 के बाद लगातार देख रहे होंगे, चाहे अफ्रीकी कंट्रियों में, लैटिन अमेरिकी देशों में क्या कर रहा है कि अपना सहयोग बढ़ा रहा है। तो आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर सभी लोगों को? जो भी प्रश्न पूछा जाता है यूट्यूब पर
आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। लिंक आपको दिया हुआ है, ऐप पर जरूर दीजिए, सभी जगह इसका मंच का प्रयोग कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कॉल कल आया था जिसमें ये बातें की गई थी कि हम मंच को, मेरे बारे में पता है, मंच के बारे में पता ही नहीं। अरे युक्ति आईएएस का एक कम्युनिकेशन ग्रुप है, सभी लोग ऐप इसलिए नहीं मैं डाउनलोड करने बोलता, सबसे सेफ आपको मैसेज करने का वहाँ सुविधा दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ पर कीजिए। अब नोट याद रखिएगा, पिछले कुछ दशकों के भारत और चीन जैसे कुछ दक्षिण देश आर्थिक रूप से उभरे हैं। तो स्थितियां 1980 में जो थी ना, अब वो 2022 में वो नहीं है। अब भारत इन क्षेत्रों में बेहतर लोकतांत्रिक स्वरूप के रूप में नेतृत्व कर रहा है। कोविड ने और भी स्थितियां भारत के फेवर में ला दी। मैंने लगातार आपको ये सब चीजें कॉन्सेप्ट बताया था। चाइना विपरीत जा रहा है विचारधारा लोगों का, इन सभी देशों में सारा मार इन्हीं कंट्रियों में प्रभुत्व अपने विचारों को, अपने राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों को स्थापित करने के लिए लगाया जा रहा है। तो भारत देखते हैं हमेशा मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए, कोविड वैक्सीन के लिए, मास्क के लिए बहुत सी चीजें दिया था फ्री में। तो कारण इसके पीछे यही है कि हम इस ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट की जो पूर्ति है ना, कूटनीति, उसको पूरा कर सके। और भी बहुत से आयाम है, मैं आगे चर्चा करूंगा। यहां तक क्लियर सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए मूलतः ग्लोबल साउथ की बात की जाए ना, तो यहां पर 2-3 चीजें याद रखिएगा। क्या याद रखना है इस कॉन्सेप्ट में कि ग्लोबल और नॉर्थ साउथ में, ग्लोबल नॉर्थ तात्पर्य मोटे तौर पर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं, जबकि ग्लोबल साउथ के अंतर्गत एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के देश आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताया गया। एशिया के जो डेवलप्ड कंट्री है, इसको क्या कहते हैं, ऑल अपडेटेड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, टेक्नोलॉजी अपडेटेड के संबंध में, स्लो अर्थ और ग्रोथिंग के संबंध में, सिटीजन और सर्विस के संदर्भ में बातें की जाती है। यही 3-4 कॉन्सेप्ट है। क्या है? आपको एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंसेस के तौर पर है, विविधता के संदर्भ में, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में चीजें, ऑल ग्रोथ सिटीजन के संदर्भ में। जैसे इस सब देशों में आप देखते होंगे ग्रोथ के लिए लड़ा जा रहा है, देख रहे हैं हमेशा यहाँ आपको विकास दर के संदर्भ में जो रेशियो है कम देखने को मिलता है। अफ्रीकी कंट्रियों में क्या टेक्नोलॉजी बहुत कम है, तो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और यहाँ पर विविधता ज्यादा है, क्या प्रकार का सेकनेस, राजनीतिक विविधता, लोकतांत्रिक विविधता देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर इन तीनों देशों के संदर्भ में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक क्लियर, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए, वैश्विक आवाज के रूप में भारत क्यों उभर कर सामने आया। यहाँ से कॉन्सेप्ट भी एक प्रधानमंत्री के द्वारा इस समिट में बोला गया ना, भारत नेतृत्व करना चाह रहा है, वैश्विक आवाज क्यों बन रहा है, स्थापित के कारण क्या है। तो इसको जानिए कि भारत विभिन्न देशों के सामंजस्य और तालमेल स्थापित करता है, जो भारत के इतिहास और संस्कृति की गहराई में रचे बसे। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि भारतीय इतिहास क्या करता है। भारतीय इतिहास हमें वैश्विक जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक स्वरूप है, जो हमारा वज्जित संघ से निकल कर आया, उस आदर्शों को देता है ना, जहां पर सभी जनता, सभी समान व्यक्ति थे, सत्ता में समान अधिकार दिया गया था, साथ ही साथ बोलने की शक्ति दी गई था ना ये कॉन्सेप्ट वज्जित संघ में। उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है जहां पर सभी देश को हम क्या समान व्यवहार करते हैं। तो हमारा इतिहास और संस्कृति क्या है, ऐसा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अपनाने का प्रयास करते हैं, और विश्व इसे क्या करता है, उसे आपको रजामंदी भी देती है इसका, कि हाँ ये कॉन्सेप्ट तो सही है। बाकी जैसे अन्य अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है, रसिया का कॉन्सेप्ट है, यूरोप का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखते हैं ना, पूरा विश्व इससे त्रासदी उसे प्राप्त करता है, त्रस्त है उनकी चीजों से लेकर। अमेरिका ऐसा देश है जिसने विश्व किसी ऐसा देश नहीं बचा जिसको ठगा नहीं है। यूरोप ऐसा कंट्री, यूरोप में कुछ ऐसे कंट्री है जो विश्व में कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां पर अपना सत्ता है ना, औपनिवेशिक शासन नहीं अपनाया। तो औपनिवेशिक के जो गहरे घाव है उसको भरने में बहुत समय लगेगा ना। तो इसलिए भारत की संस्कृति और विरासत क्या है, इन सभी पर है ना सवा शेर है। शेर पर सवा शेर समझते हैं ना। अगर भारत बात रख रहा है इतना, ठीक ना, नहीं सॉरी, इसे मान लीजिए अन्य देश, विश्व के अन्य देश जो बातें में यूरोप, अमेरिका और रसिया के संदर्भ में बातें कर रहा, अगर कोई बात का प्रभाव इतने पड़ रहा है, तो अगर भारत उसी मुद्दे पर अपना प्रभाव रखेगा ना, तो सोचिए अपना बात बोलेगा तो इतना प्रभाव में उसका अंतर नजर आ जाएगा। उसका नेतृत्व के संदर्भ में मान लीजिए किसी कोविड के बारे में बोल रहा है, ठीक है, या वर्तमान रूप से ये बात सोच के देखिएगा, वैश्विक नेतृत्व के बारे में बात करेगा,
तो क्या होगा कि प्रभाव है ना अन्य देशों पर इतना पड़ेगा। सोच के देख सकते हैं कि ऊर्जा संगठन बनाया गया था, है ना, बनाया गया था ना, मात्र 2 साल में बना लिया गया, चीजों को अपग्रेड कर लिया गया। और ये इसका लक्ष्य कितना लक्ष्य है आप देख सकते हैं, इसके लक्ष्य बताया गया था जितना जलवायु परिवर्तन के लिए रखा गया है उस फंडिंग को क्रिएट करने के लिए किया गया। और आपको विवाद इसमें दिखने को मिला है, जितना आपको स्कोप में जो चीजें बनाई गई है विवादित रखा गया है, क्योंकि इसमें जो देश है ना, अधिकतर देश क्या कर रहे हैं, अधिकतर देश ये कर रहे हैं कि उन औपनिवेशिक विचारधाराओं को लेकर चल रहे, उस अलोकतांत्रिक मान्यताओं को लेकर जा रहे हैं जहां पर बार्गेनिंग सिस्टम डेवलप होता है। पर भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है भारत और नेतृत्व कर रहा है ना, उसमें लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया गया। तो इस चीज को समझिएगा, इसलिए जरूरी हो जाता है कि भारत के जो इतिहास और संस्कृति उसको महत्व देता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, एशिया के देश भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप पर भरोसा करते हैं। और मैं आपको लगातार ये बातें कुछ दिनों से बता रहा हूँ ना, आने वाले समय में भारत का एक अलग कॉन्सेप्ट विश्व में जाएगा। तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी। ईंधन, भोजन, उर्वरक के बारे में अपनी चिंताओं को लेकर अब WTO पर जितना भी मुद्दा होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर जब भी बात होती है, भारत है ना इन सभी चिंताओं में अग्रणी देश की भूमिका निभाता है। आपको जब भी मैं WTO का मुद्दा समझाऊंगा, बताऊंगा, वहां पर क्या ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ईंधन, खाद, उर्वरक सब्सिडी और वही बहुत कृषि सब्सिडी के बारे में बात की जाती है या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की जाती है। तो भारत है ना विकासशील देश जितने भी है ना उसका प्रबल प्रवक्ता होता है, प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता है। सभी देश एक तरफ होंगे, भारत है ना विकासशील देशों की बात करता है, उनके इच्छाओं की बात करता है, उसके अधिकारों की बात करता है, क्योंकि स्वयं भी तो विकासशील है पर लोकतांत्रिक रूप से रखता है। ऐसा नहीं कि बिना बेतुक की बातों को रख देगा जैसे अन्य देश रखते हैं। भारत सतत विकास, जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के मुद्दे पर विकासशील राष्ट्रों को पुरोता है। आप देखते होंगे कोप का सम्मेलन में हो, इसी बार देख लीजिए जब मिस्र में सम्मेलन हुआ, वहां पर भारत ने क्या बात बोला कि भारत बोला कि विकासशील देशों के हितों की रक्षा जरूरी है करना, यह जवाबदेही तय करे सभी विकसित देश। ये खुले मंच पर खुले तौर से भारत बोलता है। बहुत से देश क्या करेंगे, दबाव में नहीं बोल पाते क्योंकि एसेट प्राप्त करना है, अमेरिका और अमेरिकी जैसी गुट से प्राप्त करना है ना। पर भारत ऐसा नहीं, तुम दोगे नहीं तो भी हमको बहुत से देश से देने के लिए मेरे स्वरूप के, और तुम्हारे मैं सबसे विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता हूँ हर चीज में, खाद्य में हो, है ना। आने वाले समय में और भी हम लोग जल्द से जल्द हो जाएंगे, अभी हालांकि सेकेंड में है पर कुछ ही संख्याओं का कम दूरी है। फिर भी हम चाइना के साथ जितना उपभोक्ताओं का बाजार नहीं, वर्ल्ड के साथ सबसे ज्यादा भारत का है। तो ये चीज समझिएगा, खाद्य में हम सबसे ज्यादा है, रक्षा सहयोग में सबसे ज्यादा लेते हैं, और भी इन पेट्रोलियम में हम सबसे बेहतर तरीके से खाद्य कंज्यूमर तौर पर, और अन्य भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, बहुत सी चीजें हैं जिसमें भारत एक उभरता हुआ क्या है, एक उपभोक्ता बाजार है, जिसको कोई भी देश है ना विकसित देश इसको नाराज नहीं कर सकेगा आने वाले समय में। ये कॉन्सेप्ट भारत है, इसलिए भारत कभी भी बातें बोलता है ना तो उस मजबूरी हो जाती है अन्य देश जो जिनको सामान अपना बेचना है, भारत में सामान बेचना है, अभी भारत बोल देगा कि हम, जैसे है ना चाइना में, चाइना के बहुत से ऐप को बंद कर किया ना, अब अमेरिका भी बंद कर रहा था, तो उसकी प्रतिक्रिया देखे, चाइना का प्रतिक्रिया आप सुने, कुछ ऐसा कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिला, या बहुत से टारगेट PIL योजना के तहत बहुत सी योजनाओं को जहां पर चीनी प्रोडक्ट्स के पैरेलल खड़ा करने का बात की जा रही है, तो चाइना इसका विरोध जानबूझ के नहीं कर पाया। रीजन उसके पीछे है कि यह अगर बाजार मेरे हाथ से किसी कारणवश निकल गया तो अन्य देशों में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही यूरोप का भी कॉन्सेप्ट इसके लिए आता है। तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में आप लोग याद रखिएगा, इसलिए यह विश्व नेतृत्व बनने के लिए प्रयासरत है। साथ ही साथ वैश्विक व्यवस्था आज वास्तव में विश्व की स्थिति को स्पष्ट नहीं करता। जैसे UN मंच की बात करें या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें, 75 वर्ष से अधिक बनाई गई पूर्व संस्थाएं, जो प्रथाएं अभी भी वैश्विक निर्णय लेने में, जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जाए, 5 अस्थायी सदस्य है जिसको वीटो का पावर है किसी मुद्दे पर, सभी वीटो एक दूसरे के चीजों को लेकर करते हैं। समझ रहे हैं ना बात पे, मैं जो क्या बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने इस मुद्दे पर बात किया हूँ। तो अब क्या बोल रहा है कि 2022-2023 का दौर चल रहा है जहां पर विकासशील देश बहुत निकल चुके हैं आगे, और लोकतांत्रिक स्वरूप और भी बेहतर हुआ। जैसे कोविड में आप देख सकते हैं, कोविड में स्थितियां देख सकते हैं, और आर्थिक मंदी के दौर में देख सकते हैं, आपातकाल जो अन्य राष्ट्र जैसे श्रीलंका जैसे राष्ट्रों में आपातकाल लग रहा था, आतंकवाद के मुद्दे पर देखते हैं अभी भी लोग UN सिक्योरिटी काउंसिल में चीजें अस्पष्ट है ना।
तो इसलिए क्या करना, इसको क्या कहता है, नए स्वरूप से चीजों को कवर करना, ये बातें यहाँ की गई। साथ ही भारत ने केवल संयुक्त राष्ट्र बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव लाने का विचार समर्थन करता है, ये भी बातें की गई है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पूर्व में वैश्विक जो वर्गीकरण है, प्रणाली है, उसमें हम लोग देखेंगे कुछ बातें याद रखिएगा। जैसे प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, तृतीय विश्व के देश है। जैसे प्रथम विश्व के देश कौन होते हैं, द्वितीय और तृतीय विश्व के देश शीत युद्ध कालीन अमेरिका, सोवियत संघ और सहायक देशों के गुट जो थे, आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व कहे गए, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे वो संदर्भित करता है। अर्थात कहने का मतलब प्रथम विश्व उसे कहते हैं जो शीतकाल के दौरान जो चीजें थी 1991 से पहले की, ठीक ना, शीत युद्ध का दौर चल रहा था ना, 1991 में सोवियत संघ टूट के अलग हो जाता है, तो जो अमेरिका के गुट में थे उसे प्रथम युद्ध कहा गया। द्वितीय विश्व उसे कहा गया जो सोवियत संघ का विचार को फॉलो करता था। बहुत से अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। और जो गुट निरपेक्ष, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, और उसके बाद गुट निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट लेकर आया, मिस्र के शासक थे और भी लोग थे, शामिल थे, जो गुट निरपेक्ष, जो इन दोनों गुटों में नहीं शामिल हुआ, ना अमेरिका में ना रसिया में, एक अलग गुट बनाया। हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे गुट में शामिल ना होकर तुम्हारे नीतियों के संदर्भ में बात चर्चा करेंगे, पर तुमको हम पूर्णतः सपोर्ट नहीं करेंगे। हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, अर्थात किसी गुट के साथ न होकर हम उससे निरपेक्षता बनाए रखेंगे, पर संबंध हम दोनों के साथ रखेंगे। कहने का अर्थ यह है, हम कूटनीतिक संबंध जरूर बनाएंगे, राजनीतिक संबंध जरूर बनाएंगे, पर तुम है ना, हमको राय मशवरा मत दो कि रायचंद मत बनाओ कि हम तुम्हारे नीतियों पर आकर कार्य करें। तो जो देश इस विचारधारा को लेकर चले थे उसको तृतीय विश्व कहा गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद विश्व प्रणाली का दृष्टिकोण क्या, इसे देखिएगा। यह यंत्र त्रिस्तरीय आपको स्वरूप देखने को मिलता है, जो कि उत्पादन दृष्टि अर्थात जो प्रोडक्शन थ्योरी है ना, प्रोडक्शन के आधार पर विश्व को कैसे हम लोग बांटेंगे, तो इसमें 3 प्रमुख क्षेत्र है, जैसे कोर है, पेरिफेरल है और सेमी पेरिफेरल है। कि विश्व में उत्पादन जो होगा सबसे ज्यादा, मान लीजिए विश्व का कोई ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक उत्पादन होता है और विश्व को वो देता है, तो इसमें विकसित ही देश आएंगे ना, तो उसे क्या करेंगे, उत्पादन के क्षेत्र में कोर, आपको कोर राष्ट्र बोलेंगे, कोर कंट्री बोलेंगे। पेरिफेरल आपको जो उसके बाद आता है रसिया वाले ग्रुप में, जो उसको पेरिफेरल करेंगे। और सेमी पेरिफेरल जहां पर अल्प विकसित देश भी है, विकासशील देश भी, उसे पेरिफेरल करेंगे। यह उत्पादन की दृष्टि से जब बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पर पेरिफेरल वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा। नहीं तो देश वाले में आपको राजनीतिक सत्ता के संदर्भ, विचारधाराओं के संदर्भ में यह आपको कॉन्सेप्ट आएगा। अब याद रखिएगा, यहाँ पर अमेरिका या जापान जैसे देश अत्याधुनिक तकनीकों का बहुतायता होने के कारण कोर क्षेत्र में आते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि जो अमीर देश है, तो अमीर देश है तो मतलब हर चीज में अमीर होंगे ना, तकनीक में अमीर होंगे, पैसे में अमीर होंगे, तो जो भी देश अमीर थे ना वो आपको कोर में आ गए। दूसरी ओर पेरिफेरल क्षेत्र कम परिष्कृत उत्पादन के संलग्न होते हैं, जो मूलतः श्रम प्रधान वाला होता है। तो रसिया टाइप का जो देश था उसमें आपको, भारत में उसको ब्राजील जैसे देशों को शामिल किया गया था आपको सेमी पेरिफेरल वाले में कॉन्सेप्ट में। तो देख लीजिए यहाँ पर तीनों को इसी तरीके से आपको प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड याद रखिएगा। राजनीतिक तौर पर कौन कौन थे आपको याद रखना, उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन थे, सेम ही थे, बस शब्दों का अंतर कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट याद रखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी देश के संदर्भ में, पश्चिमी देश आमतौर पर अपने लोगों के बीच आर्थिक विकास और समृद्धि के उच्च स्तर को दर्शाते हैं। पूर्वी देश क्या विकास की इसी संक्रमण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। अब देखिए 2 देश में बढ़ जाता है, जैसे पूर्वी और पश्चिमी। विश्व को हम 2 वर्गों में बांट देते हैं। ये अफ्रीका मान लीजिए, है ना, अफ्रीका का कैसा बन गया जी मैप, चलिए कोई बात नहीं है। ये अफ्रीका, ये लैटिन अमेरिका, ये अमेरिका है, ठीक है। और उसके बाद ये यूरोप है ना, ये रसिया, यहाँ चीन, सब मध्य एशिया सब जोड़ दीजिए, और यहाँ पर आपको इधर आ जाइए, इसका ऑस्ट्रेलिया इधर नीचे। तो इसको अगर हम बांटे ना, तो यहाँ पर बांटेंगे आगे आपको 2 वर्गों में बांट दीजिए, पूर्वी और पश्चिमी के संदर्भ में। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको बांटा जाता है। तो जो पूर्वी राष्ट्र थे ना वो आमतौर पर क्या थे, विकसित और समृद्ध राष्ट्र के तौर पर आते थे, और पूर्वी जो देश थे वो क्या थे, आपको अभी विकास के क्रम में थे, अर्थात वो संक्रमण के दौर में चल रहे थे। अभी जस्ट नए राष्ट्र आजाद हुए थे लोग,
47 के बाद की स्थिति, बहुत से लोग 49 में हुए हैं और भी राष्ट्र थे उस दौर में, तो वो सब क्या थे, विकास के मानक को प्राप्त कर रहे थे, अर्थात विकासशील के रास्ते पे थे। विश्व को 3 रूप से बांटा जाता है, अल्प विकसित, जो सबसे कम आय है जिनके पास, इसको आपको यूएन के द्वारा बांटा जाता है डॉलर के हिसाब से। आप लोग क्वेश्चन में बताइएगा तो कितने डॉलर के आधार पर राष्ट्रों का वर्गीकरण कितना किया गया, पहले भी मैं कवर कर चुका हूं न्यूज एनालिसिस में। अल्प विकसित देश, विकासशील देश और लास्ट में क्या होते हैं, विकसित देश। तो इनको कैसे बांटा जाता है डॉलर के हिसाब से, आप लोग बताइएगा। अब मैं पहले भी कवर कर चुका, 2-3 दफा कवर किया हो, तो मुझे उम्मीद है आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ चीजें आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के वो देश आएंगे जो आपको यहाँ दिया है, सेकेंड येलो में सभी आएंगे, थर्ड जो आपको मैंने बताया कि आपको ये चीजें, ये 1980 के दशक, देखिए यहाँ पर ग्रीनलैंड भी उस समय आया करता था, हालांकि अब चेंजेस हो चुका है। या 22 में आपको इसके मैप चेंज हो जाएंगे, पर ये 1980 की बात हो रही है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब दक्षिण एशियन सहयोग के लिए पहल की गई, जैसे ब्रिक्स मंच बनाया गया, जिसमें ब्राजील, रूस और भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है ना। दक्षिण मंच जो है, आपको इसकी बात की गई थी। तो इसमें देखते हैं चाइना ना जो तृतीय वर्ल्ड का नेतृत्व करता था, तो उसमें बातें की गई थी। फिर इस्बा बनाया गया मंच, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, अलग अलग बहुत से गुट बनाए गए। फिलहाल आपको इसके संदर्भ में आपको ये जरूर मंच को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आपको अगले क्लास में जरूर मैं कवर करूंगा, ताकि देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना रहता है। फिर कभी चर्चा होगा तो फिर हम कवर को कर लेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है, मैसेज आया है। चलिए, भारत दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी बनी, यह भी आप लोग को याद रखना है। तो देखिए, एक ऐप का नाम याद रखिएगा, इन्हें क्या किया है, सरल नाम का, संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सरल नाम का एक ऐप तैयार किया, जिसमें बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय, ग्राउंड लेवल से लेकर केंद्रीय स्तर तक एक क्लिक में सूचनाएं प्रदान किया जा सकता है, आदान प्रदान, तो पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया। तो पीटी फैक्ट के रूप में इसे याद रखिएगा, दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी बनी है। सोच लीजिएगा, विश्व में बहुत सी ऐसी पार्टियां रही हैं जहां डिजिटल बात की जाती है, तो भारत ने हालिया दिनों में जितना डिजिटल पर काम किया, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं किया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको क्या करेंगे, भारत की प्रौद्योगिकी के बारे में बताएंगे। विश्व में आप बताइए, विश्व में कितने ऐसे देश हैं, हमसे पुराने राष्ट्र हैं जो लोकतांत्रिक रूप से सशक्त हुए, वहाँ पार्टियां हैं, उनका भी अभी तक डिजिटलाइजेशन नहीं किया गया उन पार्टियों का। भारत में एक ऐसा पार्टी है जो उसने अपने अपने चीज़ों को पूरा डिजिटल किया है। अगर मान लीजिए केंद्रीय कोई है, प्रमुख है, वो किसी ग्राउंड लेवल बूथ की जानकारी चाहता है, तो एक क्लिक से प्राप्त कर सकता है। तो समझ ये देखिए, भले पार्टी में है, पर आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि डिजिटल हमें क्या दे सकता है। डिजिटल आयाम बहुत ही फायदा देता है, जिससे हम लोग समय का बचत हो जाता है, संसाधनों की बचत करता है, अन्य संसाधनों जो खर्च होते हैं उसकी बचत करता है, निगरानी करना बेहतर हो जाता है, अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर हो जाता है। साथ ही साथ हम जो निर्णयन जो है अप और डाउन दोनों स्तर पर कर सकते हैं। फिर सुझाव भी हम लोग अप डाउन के कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। तो ये सब फायदा होता है आपको, डिजिटल कॉन्सेप्ट अगर इस प्रकार से संगठन में आता है तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, सशक्त भारत दुनिया के लिए कभी खतरा नहीं हो सकता। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था ना, आने वाले समय में भारत जो लोकतांत्रिक स्वरूप जिस रूप से प्रस्तुत कर रहा है, उससे किसी को दिक्कत नहीं होगा। इसलिए विश्व नेतृत्व में है ना, भारत को जल्द ही एक्सेप्ट किया जाएगा। मैंने आपको ये चीजें बताया था कुछ दिन पहले, 1-1.5 सप्ताह पहले, या कुछ हालिया दिनों में ही मैंने इस पर चर्चा किया था। देखिए, आरिफ मोहम्मद जी के द्वारा सेम वही बातें की जा रही है। सशक्त भारत दुनिया के लिए कभी खतरा नहीं होगा। कहने का मतलब, सशक्त भारत कब होगा, जब हम उन सब चीज़ों के लिए मजबूत होंगे जो हम राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर क्या करते हैं, कूटनीतिक तौर पर बेहतर प्रबंधन करते हैं। यही बात है ना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी की बात हम लोग समान धारा पर करते हैं, यही बातें हम लोग करते हैं, तभी तो सशक्त होगा ना। आर्थिक रूप से हम सबल होंगे। मान लीजिए अब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां पर मान लीजिए श्रीलंका में आपको आपातकाल आया, आपातकाल है, भारत तुरंत मदद दिया, कोरोना में मदद दिया, तो हम आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे, तो हम वैश्विक नेतृत्व को बेहतर करेंगे। इसलिए भारत के संदर्भ में बातें हमेशा की जाती है। जब भी भारत सशक्त होगा ना, भारत अगर मान लीजिए विकसित राष्ट्र होता है, तो जैसा नेचर अन्य विकसित राष्ट्रों का है ना, वैसा नेचर भारत का नहीं होगा।
और जितना संशय की नीति में अन्य राष्ट्रों को देखा जाता है, मान लीजिए अमेरिका से कोई कर्ज लेता है तो भले आपको कर्ज के दबाव में वो नहीं बोलता, पर अंदर से क्या होता है, अंदर से उसे डर रहता है। अब चीन की बात की जाए तो चीन से भी बहुत पैसे लेते हैं देश, पर उनके मन में रहता है कहीं मेरे संप्रभुता को ना खो दे, संप्रभुता छीन न ले, ऐसा रहता है ना संशय। पर भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। अब सोच के देखिए, आतंकी संगठन कभी कहे जाने वाले अलकायदा जो था उसका तालिबान था, यह था ना, तालिबान था। तो सोच के देखिएगा आप कभी इस चीज को कि ना अलकायदा ने कभी भारत का विरोध किया था उन संदर्भ में अपनी भूमि पर, न तालिबान कर रहा है। इसके पीछे लॉजिकली यही है कि भारत का जो स्वरूप है वैश्विक पटल पर जो मांग है ना उसके अनुसार है। अगर भारत के विचारधाराओं के विपरीत कोई देश काम करेगा जो लोकतांत्रिक है, कहने का अर्थ यह नहीं समझिए कि मैं भारत की ही केवल तारीफ कर रहा, लोकतांत्रिक स्वरूप जो है भारत का, उसके विचारधाराओं के खिलाफ जाके कोई राष्ट्र काम करेगा ना, उसको विश्व का अन्य देश उसे ना उसकी ऐसी की तैसी कर देगा, कहने का मतलब उसकी किरकिरी करेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अब ये चीजें ना किसी इस है ना, इस पॉइंट को ना कोई छूना नहीं चाहता, कोई राष्ट्र नहीं छूना चाहता है। चलो भाई तुम ठीक है, तुम्हारी विचारधारा बहुत बेहतर है जो वैश्विक रणनीति को देना चाहता है। अभी मान लीजिए यही कॉन्सेप्ट लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रवचन अगर अमेरिका दे या अन्य यूरोपीय कंट्री दे ना, तो तालिबान भी क्या करेगा, आओ तुम, अब मैं बताता हूँ, आओ तुम मेरे पास, तो ये बातें बोलेगा। पर तालिबान भी है ना क्या करेगा, 2 मिनट के लिए सोचेगा कि नहीं भारत ने बोला चलो इसका मॉडरेशन करे, कुछ बातें विचारधारा टेबल पर लाने का प्रयास करे। तो ये सब चीजें आपको समझना होगा और ये सब चीजें आने वाले समय में होगा। अब याद रखिएगा, पर्यावरण सुधार के लिए भारत दे रहा है विकासशील देशों को मदद। आपको मैंने बात किया था 2 नवंबर 6 नवंबर कोप सम्मेलन की बात किया था ना, ग्लासगो सम्मेलन की बात किया था। उसके बाद मिस्र में जो सम्मेलन हुआ उस पर मैंने बात किया था, उसमें भारत की भूमिका की मैंने चर्चा किया था। उसमें तकनीकी जो विचारधारा दे रहा है भारत, तकनीकी सहायता दे रहा है, उसके संबंध में बात किया था। उससे आप लोग को याद रखना है। उसके बाद इस स्लाइड को जो पेपर आप लोग को दिया गया है, कटिंग पेपर अभी भेजा जाए ग्रुप में, उसे आप लोग जरूर देख लीजिए। बाकी चीजें वही बातें की गई, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कैसे समर्थन दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत, तकनीकी तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, सभी की चर्चा यहाँ की गई है। और शेष न्यूज देखने के लिए कोप के सारे सम्मेलन की यहाँ चर्चा की गई है आपको 2 और 6 नवंबर में। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, इतना तो कोऑपरेट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है, पीठासीन अधिकारी ने माना विधायिका का सर्वोच्च है, उसे कानून बनाने का अधिकार है। ऐसा बात मैंने आप लोगों को कल भी बताया था पीठासीन अधिकारी के बारे में, कि कल चर्चा हुआ था ना, चर्चा हुआ था कल कि कैसे चीज़ों को कवर करना है, क्या करना है, बातें मैंने किया था। कैसे न्यायपालिका बनाम विधायिका का विवाद था, इसको कैसे देखना चाहिए, कैसे इसे सॉल्यूशन किस मंच पर ला के इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, सेम बातें यहाँ की गई है। बस चीज़ों को बस याद रखना है कि अंत में जो समापन हुआ इस सम्मेलन का, 2 दिवसीय जो सम्मेलन था, 13वां अखिल भारतीय अखिल पीठासीन अधिकारी का जो सम्मेलन था, उसमें अंत में यही बातें की गई सभी पीठासीन अधिकारियों के द्वारा कि नहीं, विधायिका को ही आपको सर्वोच्च स्थिति है, आपको बातें मान लो। मैं बस इतना बात कल बोला था कि न्यायिक अतिवादिता से बचना चाहे न्यायालय को, बाकी सभी चीजें आपको 50 के अनुच्छेद के संदर्भ में बातें करनी चाहिए, ठीक ना। चेक एंड बैलेंस की थ्योरी बनानी चाहिए ताकि शासन प्रशासन में लाभ सभी को मिल सके, ठीक है। देश घटिया खिलौने बेचने वाली कंपनियों पर आपको कितना का लगाया है जुर्माना, देखिए यहाँ पर 18,000 का लगाया है जुर्माना, 18,000 का जुर्माना लगाया है। याद रखिएगा, बहुत सी घटी कंपनियां चीन की आती थी जो खिलौना आप लोग देखते हैं ना, ये देखिए आंकड़ा आपको याद रखना है। क्यों आंकड़ा याद रखना है, कभी भारत के नीति के संदर्भ में, भारतीय नीति के संदर्भ में बातें की जाएगी कि हम कैसे काम कर रहे हैं लोकल बाजार के लिए या अपने बाजार को मजबूत करने के लिए, तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग देना है, आप लोग को याद बस ये रखना है। बाकी चीजें हम PIL योजना के तहत कर रहे हैं, PIL इनिशिएटिव योजना है। देखिए आप लोग PIL इनिशिएटिव योजना को बेहतर तरीके से कवर कर लीजिएगा। हालांकि मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आप लोग क्या करना है, PIL योजना लिखकर PIB लिखना है अपने गूगल पर, आपको PIB का है ना PDF मिल जाएगा, उसको देखकर एक बार सर्च कर लीजिएगा। सारे चीजें वहां पर दी हुई हैं, कितना इनिशिएटिव दिया गया है उसे राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए केस स्टडी, आप लोग को यह ध्यान रखना है कि यूपीएससी के केस स्टडी यूपीएससी के 4 में आएगा। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के संदर्भ में आप ये केस स्टडी यूज कर सकते हैं। देखिए सचिव के स्तर पर चीजों का कितना बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। हालांकि अभी क्या होगा इसका
फैसला बाद में आएगा। पर यहाँ से कुछ बातें देखिए, अगर आरोप लगा तो कुछ तो बातें होंगी ना। देखिए वित्त सचिव जो थे अरविंद मायाराम, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया है, CBI के द्वारा शिकंजा कसा गया है, जिसमें यह आरोप लगाया है कि सरकार की अनुमति मिलने के बाद यह क्या की है कि एक वित्त मंत्रालय RBI और वित्त कंपनी एक है डेलारू, याद रखिएगा डेलारू के अज्ञात अधिकारियों पर खिलाफ FIR दर्ज किया गया। क्या हुआ था इसमें, आपको इसमें हुआ था कि जो पैसे में हम लोग करेंसी में जो आप देखते हैं ना एक कलर ग्रीन कलर जो पट्टी होती है, उसके लिए आपको है ना चीजें मॉडरेट की गई थी। एक सेकेंड, किन्हीं का मैसेज आ गया है, कोई बात नहीं, मैसेज तो आएंगे ही ना। हाँ तो देखिए, चलिए क्या था, डेलारू याद रखिएगा, क्लियर कर दूं, डेलारू याद रखिएगा, ठीक है। यह कंपनी क्या किया कि 2004 में, यहां आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2004 में क्या किया, दावा किया करता है कि RBI जो है, RBI के साथ रंग बदलने वाले जो थ्रेड सप्लाई रेस याद रखिएगा, उसे बनाने के लिए क्या किया, विशेष रूप से भारत के लिए क्या करता है, विशेष अधिकार प्राप्त करता है, जिसमें चीजें मॉडरेट होती है। उसमें इनकी अनियमितता इन वित्त मंत्री पूर्व वित्त सचिव जो पूर्व वित्त सचिव थे अरविंद मायाराम, उनकी संलिप्तता देखने को मिलती है। इसका पेटेंट जो है ना इनके पास है, ये जो आपको कंपनी डेलारू इसके पास है। तो ये चीजें आई थी। तो देखिए प्रशासनिक भ्रष्टाचार किस स्तर तक हो सकता है, सोच के देखिएगा कि जब वित्त सचिव जैसे व्यक्ति इन अधिकारों के संदर्भ में बातें करते हैं, इन संदर्भ हम लोग एथिक्स के पेपर में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नैतिकता सब पढ़ते हैं ना, तो ये कहां तक आपको ले जा रहा है, इसका एग्जाम्पल आप स्वयं देखिएगा। इस केस स्टडी को याद रखिएगा ताकि कहीं भी एग्जाम में प्रश्न पूछे प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नैतिकता, जवाबदेहिता, वस्तुनिष्ठता, इससे संबंधित प्रश्न पूछे ना, तो वहां पर इस केस स्टडी को पुट कर सकते हैं आप लोग, ताकि एग्जाम्पल में ऑथेंटिसिटी बनी रहे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से आगे का एक केस स्टडी आपको मिलेगा। देखिए ये केस स्टडी आपको कार्य अतिभार के संदर्भ में आएगा, ये पेपर 4 में आप लोग पढ़ते हैं। या तो फिर आपको यह भी यहाँ पे एग्जाम्पल इसे यूज करते, पुलिस में सुधार का बात हो रहा ना, पुलिसिंग में सुधार की बात की गई, इस पर मैंने वीडियो भी कवर किया, आप लोगों को वीडियो भी बनाया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हुआ है कि नहीं। विस्तृत रूप से सारे रिपोर्ट की मैंने बात की थी, उसमें सुधार कौन कौन सी सुधार के सुझाव दिए थे, सभी बात की थे। उसी में देखिए कार्य अतिभार का एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर केस स्टडी लेकर आता है, जहां पर इससे बदतर स्थिति किसी कर्मचारी के लिए नहीं हो सकता है कि बेटे के शव को लेकर कार्यालय पहुंचे सिपाही, जड़े आरोप, मिला 1 महीने का अवकाश। सोच के देखिएगा, इससे पहले कुछ घटनाएं हुई थी। देखिएगा क्या हुआ था कि उनकी पत्नी बीमार थी, अधिकारी जो थे सोनू एक कर्मचारी हैं, सिपाही हैं इटावा के, उनके 2 साल के बेटे की कल मृत्यु हो गई, कल कहीं गड्ढे में डूबने से मृत्यु हो गई। उससे पहले इनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और लगातार बीमार थी और बेटा भी इसके दौरान मर गया। इस दौरान वो छुट्टी मांग रहे थे अपने प्रशासन से, उन्हें नहीं दिया जा रहा था, जिसके एवज में बेटे का मौत हो जाने के बाद वो क्या करते हैं आप समझ सकते हैं। प्रतिक्रिया के तौर पर क्या होता है, ये ऑफिस लेकर अपने बच्चे के शव को लेकर चले जाते हैं। अब छुट्टी है। अब सोच के देखिए नैतिकता के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर में सुधार के स्तर को, या तो हम व्यवहारिक स्तर पर बात करते हैं तो कहाँ स्तर पर कमजोरी हमको किस स्तर पर कमजोरी नजर आती है। क्या प्रशासन इतना अक्षम है कि हम चीजों के मानवीय व्यवहार को नहीं समझ सकते हैं? क्या हम केवल कर्मचारी को मशीन समझ के काम करवाएं, या उसके मानवीय पहलुओं को भी हम देख के? अब देखते हैं ऐसे परिवारों में क्या होता है, पारिवारिक गतिरोध बढ़ता है। तो पारिवारिक गतिरोध बढ़ता है तो क्या होता है, पति पत्नी के रिश्ते जो पारिवारिक संबंध है वो भी आते हैं, उसमें भी चीजें डिसबैलेंस हो जाती है। तो अतिवादिता के संदर्भ में चीजें, अवसाद के संदर्भ में चीजें उभर कर सामने आती है। इसका ग्राउंड लेवल पर जब हम देखते हैं
क्या देखते हैं ग्राउंड लेवल पर, अगर कर्मचारी वो है, अगर अपने फील्ड वर्क में काम कर रहा है तो इसका भड़ास क्या निकालेगा, जनता पर निकालेगा, और जनता के यहाँ कोई दोष नहीं है भाई। तो यहाँ पर देखिए प्रशासन को अपने इस स्तर में सुधार करने की जरूरत है। आप कार्य लीजिए, कार्य दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, कार्य लेना जरूरी है, तो कार्य के बीच में उसे अंतराल पर छुट्टी की भी सुविधा होनी चाहिए। आपको 24 आवर काम नहीं लेना। पुलिस जैसे वर्क में 24 आवर वर्क होता है, कोई भी अनिश्चित आपातकाल में उसे बुलाया जा सकता है। तो आप जो वर्कर्स की संख्या है, सिपाहियों की संख्या या जो भी पदाधिकारी की संख्या है, जो स्टाफों की संख्या, उसकी संख्या में वृद्धि करें, एक स्टैंडर्ड मानक तय करें, हाँ हमें क्या करना है कि इतनी संख्या रखनी, ताकि हम मॉडरेशन कर सके। और समय समय पर मानवीय आपको चीज़ों को लागू करना होगा। हम ये कल्चरल फंक्शन कर सकते हैं, जिससे इस प्रकार के मानसिक विचार जो होते हैं, ऐसे बहुत से केस स्टडी आपको देखने को मिला होगा। बहुत सी बातें पहले हुई कि जहां पर गोली ही मार देता है अपने जो भी कर्मचारी, सह कर्मचारी को गोली मार देता है। बहुत से सीआरपीएफ में देखे होंगे, आर्मी में देखे होंगे, न्यूज आप लोगों को मिला होगा, बीएसएफ में देखे होंगे। ये सब चीजें, घटनाएं आम होती है। रीजन उसके पीछे है कि कार्य अति भार है, उसको केवल मशीन बनाकर चीजों को कवर किया जाता है, उसको परिवार से दूर रखा जाता है। इसलिए देखिएगा हाल ही में गृह मंत्री के द्वारा एक बातें बोली गई है ना कि 1 माह का पारिवारिक मेल जुलाप का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया जाएगा कि आप अपने बेस पर क्या करते हैं, जहां पर आपका हेडक्वार्टर है वहां पर अपने परिवार के साथ कुछ दिनों तक समय बिताइए, है ना। ऐसा व्यवस्था करने के हाल ही में न्यूज है, उसके पीछे का यही लॉजिक है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछ दे तो दोनों को टैली करके आप केस स्टडी को यूज कीजिएगा। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, बस ध्यान ये रखना है किसको कहाँ पुट करना, ये जानकारी होना चाहिए। देखिए स्वदेशी जहाज कमला देवी, समुद्र बढ़ेगी सुरक्षा, तटरक्षकों के संदर्भ में किस शिपयार्ड से आया, इसको याद रखिएगा। गार्डन शिप शिपयार्ड से इंजीनियर्स जो लिमिटेड है उसके द्वारा यह बनाया गया है। बाकी चीजें पेपर में आपको दी गई है, इसको पीटी फैक्ट के तौर पर याद करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रिव्यू जरूर देते रहिए, आंसर क्वेश्चन आंसर है वो सबका देते रहिए। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, टेस्ट आता है टेस्ट दीजिए, ऐप पर बहुत से टेस्ट अपडेट हुए हैं उसको देखिए। देखिए 200-300-400 रुपया से कुछ होगा नहीं, पर इससे क्या आप लोग को मिलेगा आपको पता नहीं है। आपको इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, एक बार आइए तो देखिए तो सही। बहुत से फ्री टेस्ट है, आपको बहुत सा फ्री टेस्ट बनाया गया, उसे आप लोग कवर करिए, देखिए जाके फ्री टेस्ट देके। हर टेस्ट सीरीज में लगभग बहुत से टेस्ट सीरीज आपको फ्री है। मान लीजिए आपको 1225 टेस्ट सीरीज जिसमें है, उसमें नहीं भी होगा तो 200 टेस्ट आपको फ्री टेस्ट होगा। तो आप उसको जाके देखिए, लगाइए, चीज़ों को समझिए। अलग अलग टेस्ट सीरीज हर जगह है, साथ ही साथ परचेज कीजिए, देखिए क्या उसमें क्वालिटी का कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया। आप लोग करते नहीं, बाकी कहानी सारा चीज़ करते हैं। आप लोग अगर पूरा युक्ति का अगर 9900 टेस्ट लीजिएगा ना, आपको फ्री का टेस्ट 200 से 300 मिलेगा। अब कोई दे के तो दिखाए, इसमें आपको अतिरिक्त हर सब सेक्शन में कुछ न कुछ 1-2 टेस्ट सीरीज फ्री है। आपको 200-300 टेस्ट सीरीज फ्री है। अगर इतना का पैक आप ले रहे हैं तो यूपीएससी का पैक लेते हैं तो इतना तो कोई करके दिखाए जो युक्ति आप लोग को दे रहा है, पर करिएगा नहीं। देखिए इंडो पैसिफिक का एक फ्रेमवर्क जो है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसकी चर्चा हो रही है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया है। और बताइएगा अमेरिका साथ क्वेश्चन एक बताइएगा, अमेरिका भारत संबंध को बढ़ाने के लिए व्यापारिक समझौते कौन कौन से, राजनीतिक समझौते कौन कौन से हैं, सैनिक समझौते कौन कौन से हैं, तीनों का नाम आप लोग बताइएगा। अलग अलग तरीके से जो नाम दिया गया, मैंने इस पर पहले भी चर्चा किया। इसकी बात की गई है, जल्द ही हम लोग क्या करेंगे, आपसी सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, भारत अमेरिका आपको हिंद प्रशांत व्यापार को बढ़ाने के लिए यह सहयोग करेगा। वर्किंग इस पर बात की गई, इस पर चर्चा की गई है और चीज़ों को कवर किया गया। यहाँ तक क्लियर। बाकी हम लोग जो चीज़ें हैं फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ, कवर करते हैं चीज़ों को, और फिर हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं जल्द ही जल्द। क्वेश्चन कल से आप लोगों को नई वीडियो जब भी आएगी, क्योंकि अभी वीकेंड का छुट्टी रहेगा लोगों का 2 दिन, आपको सैटरडे संडे थोड़ा छुट्टी मनाइए, सैटरडे और संडे को, क्योंकि 14-15 को छुट्टी रहेगा। 16 को हम लोग मिलेंगे, तो 16 को मिलेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन एनालिसिस के साथ मिलेंगे। आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ नई चीज़ आप लोग को पसंद आएगा। बस प्रयास करिए सपोर्ट करने का। धन्यवाद, जय हिंद।